स्टूडेंट्स, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है उग्रवादी विचारधारा। इससे पहले हमने देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से थे, प्रमुख अधिवेशन शुरुआती दौर में कब और कहाँ हुए। उसके बाद देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किन किन शुरुआती नेताओं का योगदान रहा, जिसमें प्रमुख रूप से उदारवादी नेता थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, तैयब जी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, रोसा मेहता हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी पहले देख चुके हैं कि उदारवादी नेताओं का किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा। और एक युग था उनका जो 1885 से 1905 के बीच का माना जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर है, या यूं कहे कि भारतीय ये स्वतंत्रता संग्राम की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं उदारवादियों ने तैयार की थी। और उनकी कुछ नीतियों के बारे में आपको बताया गया था कि क्या उनकी नीतियां थी, क्या वो लोग चाहते थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे, अनुनय विनय की नीति को वो उचित मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले हो या फिरोज मेहता हो, कांग्रेसी शासन को एक वरदान के रूप में मानते थे कि काफी कुछ यहाँ सुधार उनकी वजह से हुआ है। 1895 के बाद देखते हैं कि कुछ आपस में नेताओं में टकरार होती है, उदारवादी और कुछ उग्रपंथी नेता उभर के आते हैं। वर्तमान समय में इनको उग्रवादी कहना उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। फिर भी इनकी जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं उदारवादियों से बढ़कर थी और वो अपने हक के लिए अगर थोड़ा बहुत हिंसा को भी उचित मानते हैं तो मानते थे। तो आज का हमारा टॉपिक ही होगा कि जो उग्रवादी थे उनका क्या रोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। इसके बारे में आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। इसमें हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जो उग्रपंथी लोग थे उनकी पूरी कार्यविधि अलग थी उदारवादियों से। इसमें हम देखते हैं कि 1890 के पश्चात उग्र राष्ट्रवाद का कहीं न कहीं उदय प्रारंभ होता है और 1905 तक आते आते इन्होंने पूर्ण रूप धारण कर लिया था। किंतु फिर भी हम मान सकते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवाद था उनके पीछे कुछ विशेष कारण रहे होंगे। उसको यहां देखते हैं कि कांग्रेस की जो अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था तथा वे शासन में कहीं ना कहीं मनमानी भी करते रहे थे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष करने से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। तो यह स्पष्ट है कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है। ये हमने इसमें देखा है कि जो उदारवादी नेता थे उन लोगों की जो मांगे थी उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं थे और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही इनकी भावना का जन्म होता है। और उन्होंने यही कहा था कि अनुनय विनय करने से या स्वराज मांगने से नहीं मिलता है, अपितु हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जो वो संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे उदारवादी अंग्रेज सरकार से, उन पर भारतीयों का विश्वास उठ गया था। तो बस इसी जो संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो भावना थी उसे ही भारतीय इतिहास में उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इस भावना का कट्टर समर्थक था और
और इस दल का एक मत था कि कांग्रेस का देह स्वराज होना चाहिए जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें, और यही दल उग्रवादी कहलाया। ठीक है ना। यहां पे दो चीजें आ रही है कि एक तो है कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना, तो उसमें बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन उनमें से ही एक दल था जो ये चाहता था कि स्वराज होना चाहिए जिसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से प्राप्त करे, और वो दल थे उग्रवादी दल। अब जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उनमें प्रमुख निम्न है। पहला हम कह सकते हैं कि 1892 से 1905 के बीच घटी राजनीतिक घटनाओं तथा लॉर्ड कर्जन के शासन से राष्ट्रवादी निराश हो चुके थे। कांग्रेस के निरंतर दबाव के कारण प्रशासन के भारतीयकरण और विधान निर्माण के कार्यों को जनतांत्रिक आधार देने के लिए घोषित किया गया। 1892 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो पूरी तरह से निराशाजनक रहा। साथ ही विभिन्न अधिनियम के द्वारा मौजूदा राजनीतिक अधिकारों पर भी आघात किए गए थे। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि जो कर्जन की कुछ नीतियां थी जो 1899 से 1905 तक रहा था, जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसकी नीतियों से भी कहीं न कहीं ये लोग संतुष्ट नहीं थे। और महत्वपूर्ण जो था 1892 का भारत शासन अधिनियम, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, उसमें कुछ संवैधानिक सुधार थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से लागू नहीं किए गए थे और उनसे भी कहीं न कहीं ये लोग असंतुष्ट थे। देखते हैं फिर देसी भाषाओं के समाचार पत्रों के बढ़ते प्रचलन के साथ राजनीतिक गतिविधियों के संभावित आधार में भी तेजी से विस्तार होता है। कलकत्ता के बंगवासी और पुणे के केसरी और काल जैसे कुछ अत्यंत लोकप्रिय समाचार पत्र कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की कटु आलोचना करते थे। तो यह तीन समाचार पत्रों का प्रचलन जो देसी भाषाओं में किया गया था, चाहे वो बंगवासी हो, चाहे केसरी हो, चाहे काल हो, तीनों समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय थे और उन लोगों ने जो उदारवादियों की नीति थी उनकी आलोचना की थी। अगला देख सकते हैं कि बाह्य घटनाओं ने अंग्रेज लोगों की प्रजाति श्रेष्ठता की भावना को निर्मूल सिद्ध करके उग्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाह्य घटनाएं जो उस समय विश्व स्तर पर हो रही थी, तो उन लोगों ने भी वहां भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि श्वेत लोग ही श्रेष्ठ रहें, तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं उग्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ एग्जाम्पल भी बताया गया है कि 1868 ईस्वी में आधुनिक जापान के उदय ने, जापान का आधुनिकीकरण हुआ था मैजी पुनर्स्थापना के नाम से जिसको जाना जाता है, क्योंकि वो भी एक पिछड़ा एशियाई देश था और विकसित देशों की सहायता और मार्गदर्शन के बिना ही अपनी प्रगति वो कर सका था और आधुनिक जापान की रूपरेखा वहां तैयार हुई थी। उसी प्रकार देखते हैं कि 1905 में रूस पर उसकी विजय, इसकी जापान की विजय, तो एक छोटा सा देश इतने बड़े देश पर विजय प्राप्त करता है तो उससे भी कहीं न कहीं भारतीयों का साहस बढ़ता है। और इसी प्रकार एक घटना 1896 ईस्वी में हुई थी कि जो इथियोपिया एक छोटा सा देश था वो इटली को पराजित करता है। और यही तीनों घटनाएं कहीं न कहीं निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि प्रजाति श्रेष्ठता के सभी दावे मिथ्या है, कि वही लोग हर जगह शासन करेंगे। बचा कुचा लॉर्ड कर्जन जब आया तो 3 दिसंबर 1903 को घोषणा करके कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाएगा, और जो ऐदुलदुस्सिती नीति का परिचय दिया उसने हिंसक राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं इससे उत्तेजना मिलती है। तो ये एक कुछ उग्र राष्ट्रवाद के जन्म की रूपरेखा हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवाद थे उनकी गतिविधियां किस प्रकार रही। तो यहां देखते हैं कि 1905 ईस्वी के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित होता है। उसके 3 मुख्य कारण माने गए हैं कि उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था। उदारवादियों के संवैधानिक रूप से उग्रवादी भी असहमत थे और सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु
कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और नेताओं को निर्वासन की सजा भी दी जाती है। साथ ही प्रेस पर यहां प्रतिबंध भी लगाया जाता है। तो ये कुछ चीजें हुई थी। उग्रवादियों के कुछ कार्यक्रम हम देखे हैं, कुछ बता रहे हैं कि इन लोगों ने अनुभव किया था कि आज़ादी उपहार के रूप में नहीं मिलने वाली है और इसके लिए हमें कठिन और लंबा संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्षवादियों के सामने जो राजनीतिक कार्य था वह बहुत कठिन था और लोगों को उस पश्चिमी प्रभाव से मुक्ति दिलाने जिसकी धाक जमी हुई थी तथा जो भारतीय जनजीवन के प्रत्येक पक्ष पर छाई हुई थी, उसमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने और स्वराज की इच्छा की पूर्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक था कि लोगों को भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता का विश्वास दिलाया जाए। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत की जो कुछ नवोदित शक्तियां थी उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संघर्षवादी नेताओं ने प्राचीन भारतीय परंपराओं तथा भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना पैदा करने के लिए धर्म पर आधारित, यहां तक कि अंध देशभक्ति पर आधारित नारों को यहां गढ़ते हैं। तिलक ने इस बात का विरोध किया था कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करे। 1891 की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने वाले विधेयक को लेकर उनका सुधारकों से झगड़ा हो जाता है। 1893 गणपति उत्सव प्रारंभ होता है। 1893-94 में अरविंद घोष ने हिंदू प्रकाश पत्रिका और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड का प्रकाशन किया था। तो अरविंद घोष भी घोर उग्रपंथी दार्शनिक, राजनीतिक विचारक व्यक्ति था। तिलक ने 1895 में पूना में कांग्रेस के पंडाल से नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को अपना अधिवेशन नहीं करने दिया और इस प्रकार उसे चुनौती दी। तो ये उदारवादियों के प्रभाव में था, इसलिए उदारवादियों के साथ टकराव निश्चित था। और 1895 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा पर भी उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादियों का प्रभुत्व रहा था। पहली बार 1896 ईस्वी में 15 अप्रैल को शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया था और एक सभा होती है 1896 ईस्वी में। दक्षिणी सभा की स्थापना ने महाराष्ट्र में गर्म दल और नरम दल को पूरी तरह मतभेद हो जाता है, लेकिन पूरे भारत में अभी इन दोनों दलों में मतभेद अलगाव की स्थिति नहीं पहुंचा था। तो इस प्रकार संघर्षवादी नेताओं ने भारत के राजनीतिक जीवन के एक नए चरण का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने नरमवादियों की समझौता परस्त राजनीति और ब्रिटिश न्यायपालिका और ईमानदारी में विश्वास की नीति का परित्याग किया और उन्होंने आर्थिक जंजीरों के बंधन को ढीला करने की भी मांग नहीं की, वरन स्वतंत्र आर्थिक विकास की योजना कहीं न कहीं वो लोग बनाने लगे। तो ये सब चीजें थी। पहले हड़तालें भी वहां प्रारंभ हो जाती है। अब घटना होती है बंगाल का विभाजन जो होता है, वो एक बहुत बड़ी घटना थी लॉर्ड कर्जन के समय कि बंगाल का 2 भागों में विभाजन किया जाएगा। तो उससे भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को कहीं न कहीं बढ़ावा मिलता है। बाद में देखते हैं कि बंगाल के विभाजन के बाद तो तीव्र प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन ने बहुत बड़े स्तर पे प्रोत्साहन मिला, उसको राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है और जो बंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस चुनौती का परिणाम ये निकला कि बंगाल में जगह जगह सभाएं हुई। बाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय हो और अरविंद घोष जैसे लोगों ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित भी किया था और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ भी ली थी। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने हेतु एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया था तथा विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली भी जलाई गई थी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, व्यवस्थापिका
नगर पालिकाएं, राज की उपाधियां इत्यादि का बहिष्कार करने की भी अपील यहाँ की जाती है। तो यहां देखते हैं कि संघर्ष का एक नया स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई देता है और उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों, विचारधाराओं एवं रुख को एक नए आयाम से जोड़ा है। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरम पत्तियों की अवधारणा को पूर्णतः नकार दिया। इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए उनको हम थोड़ा देख सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, विदेशों में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार करते हैं, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़ों धोने से इनकार करने का आग्रह किया जाता है। तो ये कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए थे उस समय और राजनीतिक स्तर पर इनसे काफी सफलता भी मिली थी। कुछ स्वयंसेवी संगठन और समितियों का गठन होता है इस समय, क्योंकि ये स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त और लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरी थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि 22 साल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था, जो बहुत लोकप्रिय समिति थी और इस समिति ने जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार भी किया था। उस समितियों द्वारा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन होता था, स्वदेशी गीतों का गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सामाजिक सहयोग किस प्रकार किया जाए, नए स्कूलों की स्थापना की जाती थी। तो ये सब चीजें स्वयंसेवी संगठन ने काफी बड़े स्तर पर उस समय चलाई थी। कुछ देखते हैं कि परंपरागत और लोकप्रिय उत्सव का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग, उग्रवादी विचारधाराओं के विभिन्न परंपरागत और लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का आयोजन किया गया था। जन साधारण को बढ़ावा देने और राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में ये सब चीजें की गई थी, क्योंकि तिलक ने जो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु पूरे बंगाल में उसको फैला दिया था। महाराष्ट्र से निकल के बंगाल तक वो पहुंच गया था। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का भी प्रयोग किया गया था और इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाया गया था। इसके प्रमुख कार्यक्रमों में आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर भी बल दिया गया था और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं विश्वास की भावना को, इन सब चीजों से जो सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्गठन होता है तो उससे एक बल मिलता है और विभिन्न समाज सुधारक कार्यक्रम इस समय चलाए गए, जिसमें चाहे जाति प्रथा का विरोध हो, बाल विवाह पर रोक हो, दहेज प्रथा का विरोध हो, मद्य निषेध इत्यादि प्रमुख थे। तो ये कुछ सामाजिक सुधार भी एक सकारात्मक पहल लेकर इसमें आते हैं। सबसे बड़ी चीज थी स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, इस समय बढ़ावा देना उस चीज को, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला जाता है। श्री अरविंद घोष को उनका प्रमुख प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाता है। अरविंद घोष बहुत बड़ा नाम था, जो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह स्थापित करना चाहता, पाश्चात्य से कुछ ग्रहण भी करता था वो, तो बहुत बड़ा विद्वान उस समय माना जाता है वो। शीघ्र ही देश के कई अन्य नेशनल कॉलेज स्थापना होती है। साहित्यिक, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में संगठन हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की 1906 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार किया जाए, ये सब चीजें उसमें बताई जाती थी। आगे देखते हैं कि स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन यहाँ दिया जाता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्टोर की स्थापना इस समय करता है और इस समय भारतीय व्यापारी में व्यवसायिक कारोबारों की अपेक्षा देशभक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक जगत का प्रभाव भी काफी बड़े स्तर पे मान सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान उस समय के दौर के जो रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक थी उसका साहित्य था, बहुत फेमस हुआ था और उसके द्वारा जो लिखित था अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो
कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा भी दी थी, जो बांग्लादेश में इसे राष्ट्रगान के रूप में भी आज गाया जाता है। उस समय ही रजनीकांत सैन हुए थे, जिंदलाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि बहुत से राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों के माध्यम से बहुत लोगों को प्रेरणा देते थे। ऐसे ही देख सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में भी कुछ राष्ट्रवादी चित्रों का यहाँ निर्माण किया जाता है। नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान उस समय दिया था और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छायाकृति का गौरव हासिल भी उसने किया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उग्रपंथी जो आंदोलन हुए उसमें उसकी क्या रूपरेखा थी, तो वो बिल्कुल उदारवादियों से अलग थी और 1905 से 1920 के आसपास तक इसका हम मोटा काल मान सकते हैं। उसके बाद कार्यक्रम होम रूल लीग 1916 में आ जाता है और फिर बाद में गांधी युग शुरू हो जाता है। तो 1905 से 1916 इस काल को हम देख सकते हैं कि ये एक उग्रपंथी के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें लाल पाल बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और उसके साथ साथ ही अरविंदो घोष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान इसमें कह सकते हैं। और वो कहीं न कहीं स्वतंत्रता को बड़े स्तर पे ले जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम को, और उसके बाद ही गांधी जी अपनी इन सब पर अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उग्रवादी या उग्रपंथी विचारधारा वाला, जिसके बारे में